शून्य से एक शतक बने, शून्य से एक शतक बने। भगत सिंह की आजादी, बिस्मिल्लाह आजादी, बिस्मिल्लाह आजादी, अस्फात वाली आजादी, अस्फात वाली आजादी, आजाद वाली आजादी। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट से लेकर के एक सिक्का जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर के विश्वविद्यालयों में आरएसएस के लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में अपना कार्यक्रम कर रहे थे और आरएसएस का गुणगान गा रहे थे, तो किसी भी राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति को यह बात समझने में देर नहीं हो रही थी कि आरएसएस अपने 100 साल पूरे होने को एक बड़े जश्न के रूप में मनाने जा रहा है। आरएसएस इसलिए भी यह काम कर पा रहा है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, देश भर के संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी में अधिकांश बड़े पदों पर जो लोग हैं वे सारे के सारे आरएसएस से निकले हुए हैं या आरएसएस के प्रभाव में हैं। लेकिन आज तक भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 तक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। कार्य विस्तार मिल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि अभी तक बीजेपी और आरएसएस का झगड़ा सुलझा नहीं है। लेकिन आरएसएस को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक संगठन के चरणों में ला दिया है। डाक टिकट जारी हुआ आरएसएस के नाम पर, सिक्का जारी हुआ आरएसएस के नाम पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरएसएस की तारीफ में इतनी बातें कह दी जिससे आपको भी यह बात लगेगा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो आरएसएस से महान संगठन तो इस देश में अब कोई बचा ही नहीं। आरएसएस गरीबों का हितैषी है, आरएसएस आदिवासियों का हितैषी है, आरएसएस जातिवाद छुआछूत का विरोधी है, आरएसएस समता वाला विचार रखता है, आरएसएस राष्ट्रवादी है और राष्ट्र का हित केवल आरएसएस के जरिए ही हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हुए यही लगेगा। लेकिन उसी कार्यक्रम में नेताओं के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति भी बैठा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय का वर्तमान कुलपति सामने ही दिख गया। कई और विश्वविद्यालयों के कुलपति भी पक्का उस कार्यक्रम में बैठे होंगे जो दिल्ली के अंदर आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा था। यानी विश्वविद्यालयों में एक ही विचार अब आरोपित किया जा चुका है, क्योंकि कुलपति अगर आरएसएस का है तो नीचे तो साहब सारे आरएसएस वाले होंगे। पहले नियुक्ति होगी तो आरएसएस वाले भरे जाएंगे, और जो भरे हुए हैं पहले से, कल के कम्युनिस्ट, कल के अम्बेडकराइट, कल के कांग्रेसी, इनमें से अधिकांश पद लोलुप लोग आरएसएस की शाखा में जाने लगेंगे। इसमें अधिकांश एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि अब आरएसएस ही भारत है और भारत ही आरएसएस है। यह साजिश आरएसएस कर रहा है। लेकिन उसी समय देश भर के विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शाखा लग रही है और कुलपति से लेकर के तमाम एचओडी फूल बरसा रहे हैं। गणवेश बांटा जा रहा है और विश्वविद्यालय में एक विचार का शाखा लगेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में शाखाएं लगती जा रही हैं। और अगर आपको प्रमोशन चाहिए, परमानेंट होना है, कमेटी में जाना है, प्रिंसिपल बनना है, वाइस चांसलर बनना है, रास्ता बता दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिस तरह से हो रहा है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि जो एक समय में लाल रंग में रंगा था भगवा हो चुका है। मतलब इस समय इस देश की सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि उसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लाल रंग को भगवा कर दिया। इस देश में दूसरा जेएनयू बना नहीं पाए। अब दूसरा जेएनयू कह रहे हैं तो भाजपा ही कहेंगे, संघी कहेंगे कि वो देश विरोधी संस्था है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो तमाम खामियों के बावजूद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, लेकिन रंग बदल दिया गया। अब वहां पर गणवेश पहन करके स्क्रीन पर देखिए इतनी व्यापक रैली हुई है आरएसएस की कैंपस के भीतर। ये पूरे कैंपस को एक मैसेज है कि ये कैंपस कौन चला रहा है, और अगर आपको इस कैंपस में किसी भी रूप में रहना है तो आरएसएस शरणम गच्छामि होना होगा। और यही काम हो रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय में। लेकिन वहां एनएसयूआई, क्योंकि जेएनयू में
तो पूरा का पूरा प्रशासन उनके साथ खड़ा है। छात्र संगठनों ने विरोध किया होगा, आपको पता नहीं। एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय में विरोध किया कि विश्वविद्यालय के भीतर एक ऐसा संगठन क्यों पूरा पैर जमा रहा है जो संदिग्ध है, भारत की आजादी में जिसका कोई रोल नहीं, जिसकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाने वाले ये पूछते हैं कि जिसने तिरंगे और संविधान तक को नकारा हो। ना ये बात प्रधानमंत्री बोलेंगे, ना आरएसएस वाले बोलेंगे कि उन्होंने तिरंगे का विरोध क्यों किया। आज भी वो भगवा को तिरंगे से ऊपर मानते हैं, लिख के रख लीजिए। एक आरएसएस वाले से पूछिए, वो तिरंगे से ऊपर भगवा को मानेगा, वो संविधान के ऊपर मनुस्मृति को मानेगा, वो आरक्षण विरोधी ही निकलेगा। वो कहेगा कि आरएसएस मतलब राष्ट्र। तो एनएसयूआई वालों ने पहले उनके बैनर पोस्टर फाड़ दिए कि भाई कैंपस के भीतर ये क्यों हो रहा है, वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। उसके बाद आरएसएस वालों ने गणवेश पहने हुए, आरएसएस लाठी लेकर ट्रेनिंग लेते हैं, ये लाठी लेकर चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, और दौड़ा दौड़ा कर हमला किया। और बाद में पुलिस वालों ने भी एनएसयूआई वालों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा कि जो देश चला रहा है, जो विश्वविद्यालय चला रहा है, जो पूरा दुनिया पर कब्जा कर रहा है, उस आरएसएस का पोस्टर फाड़ दोगे तुम कैसे ये सवाल कर सकते हो कि एक विश्वविद्यालय का कैंपस एक विचार का नहीं होना चाहिए? विश्वविद्यालय का कुलपति आरएसएस ने बनाया, विश्वविद्यालय में परमानेंट अपॉइंटमेंट आरएसएस करवा रहा है, विश्वविद्यालय के सारे कार्यक्रम आरएसएस के निर्देश पर हो रहे हैं। आरएसएस जो चाहता है वही काम विश्वविद्यालय में होता है। सब आरएसएस की शरण ले रहे हैं। जो थोड़े बहुत खुददार बचे होंगे उनकी बात अब कौन कर रहा है? उनके ऊपर कमेटी बिठा दो, उनको जब फर्जी जांच में फंसा दो, वो सारे चुप हो गए। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का यह दृश्य एक विश्वविद्यालय का है जिसमें अगर प्रतिरोध की आवाज है तो दौड़ा दौड़ा कर आरएसएस वालों ने पीटा, और बाद में पुलिस वालों ने आरएसएस वालों के समर्थन में एनएसयूआई वालों को पीटा। अब आइए उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है गोरखपुर विश्वविद्यालय। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भगत सिंह जयंती के दिन कुछ विद्यार्थियों ने, जिसमें से कुछ अंबेडकरवादी समाजवादी विचार के विद्यार्थी हैं, उन्होंने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर भगत सिंह की जयंती मनाई और आजादी के नारे लगाए। इसके बाद वहां पर पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन सख्ते में आ गया। जिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के गेट पर यह कार्यक्रम किया और उन्होंने नारे में साफ तौर पर यह अपील की कि भुखमरी से आजादी, जातिवाद से आजादी, सामंतवाद से आजादी, गरीबी से आजादी, मानसिक गुलामी से आजादी, और फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह को मानने वाले ये छात्र संगठनों के विद्यार्थी जब ये नारे लगाएं तो विश्वविद्यालय हरकत में आ गया। कुलपति ने इसके खिलाफ बयान दे दिया, उनको नोटिस दे दिया, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और उसी विश्वविद्यालय में एबीवीपी के विद्यार्थी, पता नहीं वो विद्यार्थी हैं भी कि नहीं है, लेकिन उनकी भाव भंगिमा देखिए, कैसे धमका रहे हैं कि ये जेएनयू नहीं बनने देंगे। और आज कहीं ना कहीं जो ये भगत सिंह जी की शहादत दिवस और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये जो नारे दिए गए हैं गोरखपुर के अंदर में, तो मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट गोरखपुर विश्वविद्यालय को हम लोग किसी भी परिस्थिति में जेएनयू नहीं बनने देंगे। कल्पना करिए कि जिस व्यक्ति को इतना नहीं पता कि जेएनयू का मतलब क्या है, देश का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय। ठीक बात है, तुम गोरखपुर विश्वविद्यालय को देश का सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय मत बनने दो, कबाड़ा कर दो, बर्बाद कर दो, लेकिन तुम्हें आजादी के नारे का मतलब नहीं। तुम आज भी कहते हो कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे और आज तक एक भी साबित नहीं हुआ। अगर देश विरोधी नारे जेएनयू में लगे तो पिछले लगभग 10 साल होने जा रहा है, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? एक आदमी उस मामले में जेल में क्यों नहीं है? इस मामले में, जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाने के मामले में। लेकिन एबीवीपी और आरएसएस आज भी गांव में यही प्रचार करेगा कि ये जो जेएनयू में पढ़ने वाले थे ये देश विरोधी लोग थे। आरएसएस का विरोध मतलब देश विरोध, बीजेपी का विरोध मतलब देश विरोध, मोदी से सवाल मतलब देश से सवाल, ये बना दिया गया विश्वविद्यालय में। मैं चाहता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के इन विद्यार्थियों को जरा गौर से सुनिए कि वे क्या कह रहे हैं। मैं भी उस समाज से नहीं आता हूं जो समाज सबसे निचला समाज है। जब उनको इस बेस पे कहा जाता है कि तुम इस जाति से पैदा हुए, क्यों मेरे गिलास में पानी पी लिए, तब लगता है कि कहीं ना कहीं गुलाम है।
और हम लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं। देश को आज़ादी मिली, अंग्रेजों से आज़ादी मिली। अंग्रेज यहाँ से चले गए। आज़ादी चाहिए आपको? बता तो रहे हैं, सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हैं, सोशल डिसऑर्डर है। आज भी इस देश में एक व्यक्ति को जाति के आधार पर मार दिया जाता है, एक व्यक्ति के साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है। हम इससे आज़ादी की बात करते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 51 क पढ़ेंगे तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसका 51 जी पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि हम इस देश के नागरिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करेंगे। साइंटिफिक टेम्परामेंट को जब पढ़ेंगे तो पेरियार आएंगे टेम्परामेंट में, भगत सिंह आएंगे, डॉक्टर अंबेडकर आएंगे। हम क्या कह रहे हैं, भगत सिंह से मैंने भगत सिंह की आज़ादी, अंबेडकर वाली आज़ादी। अब इन विद्यार्थियों को सुनने के बाद कुलपति को सुनिए, जो कह रही है कि बिना परमिशन कैसे ये हो गया। संज्ञान में आया है कि हमारे गेट पे कुछ किसी संगठन ने कुछ कार्यक्रम किया था। हम पहले भी ऑफिशियल ऑर्डर निकाल चुके हैं कि कोई भी संगठन या कोई संस्था कोई भी कार्यक्रम हमारे परिसर में करती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति से होना चाहिए, और बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम होता है तो वो ठीक नहीं है, गलत है ये, और कोई भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति से सवाल पूछा जाए कि आपके विश्वविद्यालय में जितना एबीवीपी ने कार्यक्रम किया होगा, क्या एक भी परमिशन लेकर किया होगा, या हो सकता है आपने उसको सबको परमिशन दे दी होगी, इनको परमिशन नहीं देते होंगे, क्योंकि देश भर के विश्वविद्यालय में हो रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय की एक वीडियो तो बहुत पहले वायरल ही हुई थी कि हिंदी विभाग के एचओडी बनने के बाद जब वो कुर्सी ग्रहण कर रहा है तो वैदिक मंत्रोच्चार विभाग में कर रहा था, और उसके बाद सारे टीचर बैठकर ताली बजा रहे थे। लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, देश भर का कोई विश्वविद्यालय बचा है क्या जहां आरएसएस ने कब्जा नहीं जमा लिया? दिल्ली विश्वविद्यालय पर आरएसएस का इतना बड़ा प्रभाव है कि विश्वविद्यालय में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया, और आरएसएस ने शिक्षक संघ का भी चुनाव जीत लिया और छात्र संघ का भी चुनाव जीत लिया। एबीवीपी चुनाव जीतने के बाद, चाहे वो देश भर में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी इस बात का प्रचार कर रही है कि देखो जेनजी एबीवीपी के साथ है। भाजपा अपने छात्र संगठनों के चुनाव जीतने पर बधाई देती है, लेकिन हिपोक्रेसी और क्रोनोलॉजी देखिए, जिन जिन जगहों पर छात्र संगठनों में बहुजन या समाजवादी छात्रों ने प्रतिरोध देने की तैयारी कर ली थी, उन जगहों पर छात्र संघ चुनाव बंद है। पता है आपको, उत्तर प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद हैं। बीजेपी की सरकार 9वें साल चल रही है। जहां वो हारते नजर आते हैं वहां वो ये काम करते हैं। ऐसे में क्या इन विश्वविद्यालयों के भीतर जो हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शाखा इतने बड़े पैमाने पर लग रही है, तो ये मैसेज नहीं जा रहा है कि अगर तुम्हें पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो शाखा जाओ, परमानेंट होना है तो शाखा जाओ, प्रिंसिपल बनना है तो शाखा जाओ, वाइस चांसलर बनना है तो शाखा जाओ, तुम्हें विश्वविद्यालय में नौकरी परमानेंट रखनी है तो शाखा जाओ। प्रोफेसर के डायरी में हमने यही बात तो लिखी थी और हमने इनकी शाखा को स्वीकार नहीं किया। आज आप ट्विटर पर देखिए, वे तमाम तरह के झूठ बोल रहे हैं कि अंबेडकर भी दीवाने थे आरएसएस के, गांधी भी दीवाने थे आरएसएस के, भगत सिंह को भी कल को दीवाना बना देंगे आरएसएस करने तो कोई से नहीं। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, साजिश की गई आरएसएस के खिलाफ। अरे भाई, आप ये ट्विटर पर चला रहे हो कि कौन तारीफ किया आरएसएस की, तो बैन क्यों किया आरएसएस को? आरएसएस संविधान विरोधी और झंडा क्यों नहीं फहराया? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए प्रिंट का ये लेख आपकी स्क्रीन पर है कि अंबेडकर से निकटता दिखाने के लिए झूठ और प्रपंच का सहारा ले रहा है आरएसएस, और इसमें विस्तार से बताया गया है कि आरएसएस की बाबा साहब अंबेडकर से नजदीकी दिखाने के लिए जितना काम किया जा रहा है, असल में वो आरएसएस के प्रखर विरोधी थे। आरएसएस कहता है कि बाबा साहब आरएसएस से कोई वैचारिक विरोध नहीं रखते थे, वे संघ के कार्यक्रम में भी आए थे। दूसरा तर्क आरएसएस कहता है कि बाबा साहब के चुनाव में इलेक्शन एजेंट दत्तोपंत ठेंगड़ी थे, जो आरएसएस के नेता थे। ठेंगड़ी बाबा साहब के संगठन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी थे। और चौथा, बाबा साहब ने भारतीय जनसंघ के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। प्रिंट के लेख के मुताबिक ये चारों बातें अप्रामाणिक हैं। आरएसएस इन बातों के समर्थन में दत्तोपंत ठेंगड़ी की लिखी एक किताब और अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर के लेख आदि का प्रमाण पेश करता है, जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म स्वीकार किया, हिंदू राष्ट्र बनाने को देश का सबसे बड़ा खतरा बताया, उनको इस तरह के प्रमाण देकर जिसका कोई आरएसएस के बाहर प्रमाण नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर जिस तरह के विचार रखते थे उसमें एक बात भी मेल नहीं खाती आरएसएस से। तो सावरकर, गोलवलकर और हेडगेवार के साथ अंबेडकर, यह आरएसएस चाह रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में लगातार यह बोला कि आदिवासियों का हितैषी इस समय कौन है, संघ कर रहा है।
और पूरा आदिवासियों के बीच जाकर एक सवाल पूछ लीजिएगा। संघ आरएसएस के हिंदूवादी विचार को आदिवासियों पर थोप रहा है। हमने वहां जाकर के देखा है कि वो भयानक विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनता नहीं। दलितों के ऊपर हिंदू बनाया जा रहा है और उनमें से कुछ कुछ चुनिंदा दलितों को भी अलग अलग पद देकर के खुश कर दिया गया है। सब खुश है, वो अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, जय भीम बोलते हैं, और सब आरएसएस के चरण में गए। जितना पद लोलुप थे, ऐसे ही पिछड़ों में पद लोलुप मिल जाएंगे आपको। पिछड़ों के भी ऐसे रबर स्टाम्प बना दिए गए, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। ऐसे ही आदिवासी, पिछड़े, दलित। लेकिन असल में आरएसएस जो कर रहा है वो पूरे देश के संस्थानों पर कब्जा कर चुका है और कल इसका ऐलान करेगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शाखा के जवाब में जो समता सैनिक दल लखनऊ की सोसाइटी में सामने शाखा लगाने लगा तो उसका एक जवाब मिला। क्या आरएसएस के लोगों को क्या आप बिना विचारधारा से हरा सकते? इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी तुमको एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर दलित पिछड़े उनके खिलाफ खड़े होंगे तो वो किस स्तर तक जा सकते हैं? तो राजस्थान से लेकर गोरखपुर और जेएनयू से लेकर डीयू तक सारा आरएसएस के कब्जे में है। तो एक सिक्का निकालना या डाक टिकट निकालने पर कहां आप परेशान हैं साहब? 100 साल पूरे हो गए। राष्ट्र मतलब आरएसएस, आरएसएस मतलब राष्ट्र। अगर आप इस खतरे को नहीं समझे कि आरएसएस के हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, आरएसएस के मूल विचार का मतलब क्या है, आरएसएस के मूल संरचना क्या है, आरएसएस कैसे इस देश के सामने सबसे बड़ा संकट बना है, अगर ये बात समझने में ये देश देर कर गया तो फिर आगे क्या होगा ये आपको पता है। फूले, अंबेडकर, पेरियार, भगत सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब का संविधान और मंडल कमीशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संतों, गुरुओं, महापुरुषों का विचार, अगर ये सब थोड़ा भी बचेगा तभी ना कोई ऐसा भारत बना पाएगा जो आरएसएस का भारत ना हो। फिर कभी विस्तार से इसके बारे में बात करते रहेंगे। हमने न कल आरएसएस के विचार को माना, न आज मान रहे हैं, न कभी मानेंगे, और न इस देश का भला आरएसएस के विचार से हो सकता है। वरना एक दलित सरसंघ प्रमुख तो बन गया होता, कोई महिला बन गई होती, कोई पिछड़ा बन गया होता, कोई आदिवासी बन गया होता। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश, सत्ता, संसाधन, नौकरी, संस्थान सब कब्जा करा के आरएसएस भाषण में सबकी बात करेगा। अगर इस खतरे को पहचान रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और पढ़िए और जानिए, ताकि समय रहते आप बचा सके इस देश को एक संगठन के, एक रंग के, एक झंडे के, एक नेता के और एक विचार के भारत को बनने से। ये भारत बहुत बड़ा, विविधतापूर्ण है और विशाल है। समय रहते अगर पहचान गए तो बचा लेंगे, वरना आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि तुम्हारे सामने जब आरएसएस सब कुछ कब्जा कर रहा था तुम क्या कर रहे थे? क्या यही कहोगे कि मैं नौकरी पाने या पद पाने के लिए आरएसएस के संघ में चला गया था? मैं कहूंगा कि मैं आरएसएस से लड़ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।